हाँ तो फ्रेंड्स कहाँ तक देख लिया था हमने। अब हम देखेंगे कुछ हम पढ़ चुके थे ना हाँ हम 2 स्लॉट में सेकंड चैप्टर तक कवर कर चुके थे। अब हम थर्ड स्लॉट ले रहे हैं तो हम इसमें अधिगम चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अधिगम चैप्टर में हमको 2 स्लॉट लेने पड़ेंगे, काफ़ी बड़ा है चैप्टर, है ना। तो फटाफट से बस गो थ्रू होना है, रीड करना है, बस पढ़ते जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कुछ देखो 15 पेजेस है इसमें। तो हमको 7-7 पेज पढ़ने होंगे इसको, है ना। तो हम 40 मिनट लेंगे तो 7 पेज हम शुरुआती 20 मिनट में पढ़ लेंगे, कुछ यहाँ तक 1 2 3 4, है ना, 4 4 5 6 और 7, तो यहाँ तक हमको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। इस पे हम कुछ रख देते हैं ताकि हमको आइडिया लगता रहे ना। तो हम यहाँ तक पढ़ने वाले, ठीक है, यहाँ तक। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं। तो 20 मिनट के दरमियान हमको सारे पेज पढ़ने हैं, तो फटाफट से इनको रीड कर लेते हैं। बस ये टोटल हो गई क्या 7 पेजेस। ठीक है, फटाफट से रीड करते हैं, सिर्फ रीड करेंगे। देखो शब्द अर्थ क्या होता है, सीखना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। अधिगम हिलगार्ड पुस्तक लिखी थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। स्मिथ ने क्या कहा, पुस्तक साइकोलॉजी एंड टीचिंग में अधिगम प्रक्रिया में चालक के लक्ष्य के अवरोधक होना चाहिए। अधिगम की सोपान क्या है, थोंडे के अनुसार आवश्यकता है, प्रेरणा की प्रेरक। सबसे पहले आते हैं, फिर लक्ष्य आता है, फिर बाधा आती है, फिर अधिगम स्थिति वातावरण आता है, फिर अनुक्रिया, फिर समाजन, फिर व्यवहार में परिवर्तन परिणाम स्थायीकरण है, परिवर्तनों का स्थायीकरण, फिर अधिगम के प्रतिफल आते हैं। अधिगम में प्रतिफल अपन जानते हैं, देखो लर्निंग आउटपुट, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये सब बेसिक है, कोटेशन पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको स्किप करना पड़ेगा। जो बहुत बेसिक चीजें उनको थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे अपन, है ना। कि प्रतिफल से क्या होता है, समाजन हो जाता है, जीवन लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, शिक्षण अधिगम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, व्यवहार में सुधारात्मक ज्ञानात्मक क्रियात्मक, है ना। और जीवन लक्ष्य, क्योंकि अराउंड 10 मिनट्स हमको, देखो यहाँ तक हमको अगर 20 मिनट में पढ़ना है तो हमको 10 मिनट में लगभग कितने 3 4 और 5 6 7, देखो तो हमको 7 पेज पढ़ने, तो कम से कम 3 मिनट तो 10 मिनट में पढ़ने ही होंगे ना हमको। तो वो 3 पेजेस पढ़ने होंगे हमको 10 मिनट में, यानी काफ़ी जल्दी पढ़ना हो गया। हम इसको सिर्फ आपको है ना, कोई सिंगल रीडिंग देनी है इसकी, मतलब आपको एक फटाफट से एक बार गो थ्रू हो गया ना इससे, मतलब फटाफट से रीड कर लिया ना तो चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि हमने अच्छे से तो पढ़ ही रखा है। बस एक बार फटाफट से रीड करना है, तो कोई बात नहीं, सरल चीज़ों को छोड़ते हुए चलेंगे, है ना। समय भी तो कम है, फिर हमारे पास समय भी अनलिमिटेड तो होता नहीं, तो हमको 3 पेज पढ़ने 10 मिनट में, तो यहाँ तक देखेंगे 3 पेज, है ना, 10 मिनट में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा ना बहुत ज़्यादा, उसी को पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें स्किप करते चलेंगे। परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो परिभाषा हिलगार्ड क्या कहती है, नई परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम कहलाता है। वुडवर्ड क्या कहता है, सीखना विकास की प्रक्रिया, अनुभव में वृद्धि अधिगम कहलाता है। कुरन को क्या कहता है, आदत ज्ञान अभिवृद्धि का अर्जन ही कहलाता है। गेट्स क्या कहते हैं, प्रशिक्षित अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसके क्या कहते हैं, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। व्यवहार में उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। गिलफोर्ड क्या कहता है, व्याकरण व्यवहार में परिवर्तन। मार्गदर्शन किंग क्या कहता है, अभ्यास तथा अनुभूति के परिणाम से व्यवहार में होने वाला अपेक्षित। दिल्ली तथा लेविस क्या कहते हैं, अनुभूति से व्यवहार में परिवर्तन। पीढ़ी क्या कहते हैं, परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और डेनियल ब्रेक के अनुसार क्या कहा जाता है, शक्तियों तथा वातावरण की अंतक्रिया द्वारा सुधार काम। देखो सुनते जाओ, टेंशन मतलब याद हो रहा है, बस सुनते जाओ। हिलगार्ड में एटकिंसन, हमारा माइंड बहुत शार्प है, सब चीजें याद हो रही है, ये सोचो सब याद हो रहा है आपको। हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने पुराने, बस कहते जाओ, याद हो रहा है मुझे, याद हो रहा है, बस इस पे फेथ रखो, अनलिमिटेड फेथ रखो। याद हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हिलगार्ड में एटकिंसन, पुराने अनुभवों के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कॉलिन क्या कहते हैं, पहले से नियमित व्यवहार में अनुभव के द्वारा सुधार अधिगम कहलाता है। क्रोनबे क्या कहते हैं, सीखना अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। थोंडाई क्या कहते हैं, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। और गार्डनर मर्फी क्या कहते हैं, अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन शक्ति है। और पाउलो क्या कहते हैं, अनुकूलित क्रिया के परिणामस्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम कहलाता है। अधिगम संबंधी दृष्टिकोण कौन कौन से, व्यवहार दृष्टिकोण है, गestalt दृष्टिकोण, हार्मिक दृष्टिकोण है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण है, उसके बाद प्रयत्न तथा भूल दृष्टिकोण है। अधिगम की विशेषता क्या होती है, देखो जीवन पर्यंत चलने वाला होता है अधिगम। अधिगम एक परिवर्तनशील है, व्यवहार में प्रगतिशील सुधार है। अधिगम सार्वजनिक प्रक्रिया है, प्रत्येक जगह होता है, कभी सीख हम सभी सीखते हैं। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अधिगम सकारात्मक दोनों है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है और मेस्तों ने कहा है, और सीखना सक्रिय तथा रचनात्मक है। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। और अधिगम ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम समाधान की प्रक्रिया है। सीखना समस्या समाधान की प्रक्रिया आवश्यकता की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है। अधिगम स्थानांतरण अधिगम प्रक्रिया यानी कि परिणाम है। सीखना नया कार्य करना है। सीखना अनुभव का संगठन है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न। अधिगम में सदैव अनुभव शामिल रहता है। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अधिगम अनुभव का संगठन है। अधिगम कारक कौन से, व्यक्तिगत कारक कौन से, देखो अभिप्रेरणा हो जाता है। और अभिप्रेरणा इसके से सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग का अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कार्य क्या, व्यवहार में परिवर्तन ध्यान केंद्रित करने, मानसिक विकास
विकास में रुचि है, अनुशासन है, शीघ्र अधिगम में उपयोगी होती है। स्टीफेंस क्या कहते हैं, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें से अभिप्रेरणा सबसे बड़े साधन है। अधिगम की शुरुआत कहते हैं, अधिगम सुनने से कहते हैं, अधिगम के लिए अनिवार्य कहते हैं, इसको अधिगम के लिए सर्वोत्तम कहते हैं। इच्छा शक्ति, देखो प्रेरणा के बाद इच्छा शक्ति भी होती है, शारीरिक मानसिक भी होता है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर, परिपक्वता भी प्रभावित करती है। परिपक्वता किसको कहते हैं, आंतरिक सुधार की प्रक्रिया। गेसेल क्या कहते हैं कि जीवन चक्र के जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता है ना। और परिपक्वता अधिगम में क्या संबंध है, अंतर, ये दोनों क्या है, दोनों अंतर संबंधित है। व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं, इनके संबंध में इनके संबंध में विचार करते हैं, इससे पूर्व हमें परिपक्वता के अर्थों को विचार करना होगा। मतलब परिपक्वता क्या होती है, परिपक्वता का अर्थ होता है क्षमता का नाम है ना। तो गेसेल का विचार है कि आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे स्वभाव में परिपक्वता है। मतलब इन्होंने जीवाणु शब्द का इस्तेमाल करा है इतना। लिंकफिट, बोरिंग, लिंकफिट तथा वेल का क्या विचार है, वृद्धि और विकास से। परिपक्वता क्या है, परिपक्वता का अर्थ वृद्धि और विकास से, जो कि अनमोल व्यवहार के अस्तित्व में आने या किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पहले अत्यंत आवश्यक होता है। गेट्स तथा जर्सली का कहते हैं, गेट्स और जर्सली का देखिए परिपक्वता और वृद्धि, मतलब वृद्धि और विकास कोई परिपक्वता का जो वातावरण की व्यापक स्थितियों में नियमित रूप से होती रहती है। परिपक्वता की विशेषता क्या है कि जीवाणु को समूचा प्रभाव होता है, ये स्वचालित प्रक्रिया होती है, और वृद्धि की पूर्णता होती है, विकास की सुदृढ़ता होती है, आंतरिक सुधार होता है और अधिगम का कारक होता है ना। अब देख लेते हैं कि अधिगम परिपक्वता में क्या अंतर है। वातावरण पर आधारित होता है, हमको कहाँ तक देखा था, हमको 10 मिनट में तकरीबन यहाँ तक पढ़ा ना, ठीक है ना आपने कुछ 1 2 3 हाँ 3 पेज पढ़े, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो अधिगम परिपक्वता में क्या अंतर, देखो वातावरण पर आधारित होता है, वंशाणु पर आधारित। ये नियोजित प्रक्रिया जबकि स्वतःचालित प्रक्रिया निरंतर, अगर आपको लगे ना तो थोड़ी स्पीड स्लो कर लेगा। और लीजिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया परिपक्वता 20 से 25 साल तक पूर्ण हो जाती है। अभ्यास आवश्यक होता है, इसमें अभ्यास जरूरी नहीं होता, अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है और परिपक्वता पर नहीं प्रभाव पड़ता है इसका ना। और व्यक्तिगत प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया, मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। परिपक्वता शारीरिक क्रिया मानी जाती है। और अन्य व्यक्तिगत कारक बहुत सारे, भोजन है, औषधि, मानसिक रुचि है, स्मृति, संवेदनाएं, ध्यान है, थकान है, जीवन उद्देश्य, ये सब प्रभावित करते हैं आपकी लर्निंग को। अब देखो शिक्षक संबंधी कारक कौन, शिक्षक का ज्ञान है, नॉलेज है, कौशल, सब कार्य संबंधित कार्य की लंबाई, चौड़ाई, रोचकता, ये सब। वातावरण मतलब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण। विधि संबंधित में क्या, करके सीखना, अभ्यास, निर्देशन, सूची, विधि। संगठन में दंड, पुरस्कार, लोकतांत्रिक, देखो संगठन ध्यान रखोगे, थोड़ी यूनिक चीज है। अब अधिगम के नियम कौन से, प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने अमेरिका में किया था, और इनकी पुस्तक है शिक्षा विज्ञान 1913 में, और 3 तो मुख्य और 5 गौण नियम दिए। और अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से, तत्परता के नियम, मतलब आप तैयार हो, घोड़े को तालाब तक ले जा सकते, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वुडवर्थ ने कहा कि मानसिक तैयारी होती है, तत्परता मतलब मानसिक रूप से तैयार होना। अभ्यास का नियम किसको कहते हैं, श्रम का नियम किसको कहते हैं, मतलब बार बार कर अभ्यास से उपयोग में लेते हो तो आपको याद रहती चीजें, उपयोग में नहीं लेते तो भूल जाते हो। संतोष का नियम, कुछ काम करने के बाद सेटिस्फाई होना, परिणाम का, संतोष का, प्रसन्नता की, ये इन नामों से जाना जाता है। गौण नियम क्या कहलाता है, बहुप्रतिक्रिया नियम। देखो देखते हैं, देखिए हाँ तो फटाफट से देखते हैं। बहुप्रतिक्रिया नियम, बहुप्रतिक्रिया मतलब बार बार करने से आप काम सीख जाते हो, अलग अलग तरीके से करने से काम आपको पता चल जाता है किस तरीके से सही होगा। आंशिक क्रिया का नियम, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर काम करते हो। बाकी मनोवृत्ति का नियम है, आत्मगणना का नियम है। मनोवृत्ति के नियम में माइंडसेट सही रखो, उसके लिए। आत्मगणना का नियम है मतलब माँ बेटे के फोटो को देखकर रोकती पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीख लेना, है ना। मतलब पूरा साइकिल से स्कूटर चलाना सीख देना। और साहचर्य परिवर्तन का नियम मतलब कि माँ बेटी की फोटो को देखकर होती है वही, है ना। और नवीनता का नियम, नई चीज जल्दी सीखते हैं, जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं वो जल्दी सीखते हैं, जो रिलेटेड चीजें होती है जल्दी सीखते हैं, उत्तेजित जिसके बाद हमको रिजल्ट मतलब इनाम मिलने वाला है वो चीज जल्दी सीख जाएंगे। अधिगम की उपागम कितने होते हैं, तलुपागम है, नीतल उपागम है, कार्यनीति उपागम है और कार्यनीति उपागम की प्रयोग। देखो तलुपागम क्या होता है, तलुपागम होता है कि आप सिर्फ रट के पढ़ते हो, और नीतल गहन उपागम समझ के पढ़ते हो। कार्यनीति उपागम मतलब आपका काम सच जाना चाहिए, चाहे रट के पढ़ो चाहे समझ के पढ़ो। इनसे ना 3 सिद्धांत निकले, व्यवहार, उद्देश्य, संज्ञान, निमित्त आदि। तो व्यवहार, उद्देश्य, संज्ञान, निमित्त आदि सिद्धांत कौन कौन से, तो ये अपने 1 2 हाँ तो देख लेते हैं। देखो सिद्धांत कितने प्रकार के, एक तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है और दूसरा अपने संज्ञानवादी सिद्धांत। ये 2 तरीके बटे हुए हैं, एक तो क्लासिकल संज्ञानवादी सिद्धांत, एक आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को 2 भागों में बांटते हैं, पुनर्बलन सिद्धांत एक और अपुनर्बलन सिद्धांत है। पुनर्बलन सिद्धांत थॉर्नडाइक, स्किनर, पालो हॉल तथा मिलर का, अपुनर्बलन वाटसन है, गुथेरी, स्पेट्स। और क्लासिकल जो पुराने वाले संज्ञानवादी सिद्धांत उसमें वर्धमान, कोलर, कोफ्ता, पियाजे, टोर्नेन आदि आ जाते हैं। और आधुनिक संज्ञान में उसुबेल, लूनर, बर्न, बांडुरा, बोल्स, पिंडार सब आ जाते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निमित्त। इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, पर अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उनकी क्या मान्यता है, क्या विशेषता है। तो अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है, और अधिगम उसी स्थान में होता है। और जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो जाता है, और व्यवहारगत परिवर्तन वस्तुगत रूप में प्रेक्षणीय होता है, व्यवहार को वस्तुगत अध्ययन विश्वास होता है। और कुछ अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन है, और ज्ञान की एक इकाई का दूसरी इकाई का साहचर्य, समानता, विषमता, समय स्थान की निकटता जैसे गुणों के कारण होता है। और अनुभव और प्रशिक्षण बल है। व्यवहार उत्पादन की सीमाएं क्या है, मानव की तुलना एक मनुष्य से की गई। इसमें भावनाओं, चिंतन व कार्यों को मात्र व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। संरचनात्मक व वंशानुगत कारकों की अवहेलना की जाती है। व्यवहार को केवल अर्जित मानना भी एक पक्षी होता है। व्यवहार दिशादार, इनके समर्थक कौन कौन थे, इनके पिता तो वाटसन माने जाते हैं, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैकडोगल, पोलंस्की, हल है, पावलो, गुथरी, बिस्वली, ये सब इसके ना सपोर्टिव माने जाते हैं। उसके बाद इन व्यवहार सिद्धांत कौन से, थॉर्नडाइक का प्रयास, पावलो का, मतलब हल का, और स्किनर का है, गुथरी का, समीपता, मिलर का है। और व्यवहार
व्यवहारवादी विचारधारा मानती है कि वातावरण नीतियों को बदल सकता है, और व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार अध्यापक उसी उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध था। फटाफट से देख लेते हैं। देखो पीछे तक पढ़ना है ना, अपने फटाफट से जाना है। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत क्या है? समुन्नत का सिद्धांत है, योजना का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत, अन्य नाम बता रहे हैं, बंध का सिद्धांत, हर्ष का सिद्धांत, परिश्रम का सिद्धांत है, एसआर सिद्धांत है, उद्दीपन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। हम अपनी गलतियों अनुभव से सीखते हैं। थोंडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना होता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। थोंडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रेरित करता है, भूखी और मछली के टुकड़े प्राप्त करते हैं। थोंडाइक ने और प्रतिपादक थोंडाइक माने जाते हैं। और 1998 में एनिमल इंटेलिजेंस की किताब लिखी थी, भूखी बिल्ली पर प्रयोग करा 10 दिन तक कराता है तो चरण बताया। इसे क्या क्या सीख सकते हो? बस फिनिश करते हैं। इसे क्या क्या सीख सकते हो आप? शिक्षा में उपयुक्त है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, और ये सिद्धांत प्रेरणा प्रदान करता है, धैर्य वगैरह, गणित वगैरह, विज्ञान वगैरह, पश्चिम दृष्टि वगैरह, मतलब कि पुरानी गलतियों से सीखना, कौशल वगैरह है ना, बाकी ड्राइविंग वगैरह, आर्किटेक्ट का सिद्धांत वगैरह, और इसके दोष वगैरह, मतलब कि ये ना मशीनी रहती है। इसके तत्व क्या है? बाधा है, प्रेरणा है, बाधा है, निर्णयता की सफलता। बस खत्म करते हैं। देखो यहाँ अनुकूलित सिद्धांत क्योंकि यहाँ तक पढ़ना अपने को, बस थोड़ा सा दिख रहे थे। तो चलो इस तरीके से हमने चलो अपने लगभग 10 मिनट्स हो गए। अब लगभग हमको 10 मिनट में यहाँ तक कितना देखना है अपने को? 10 मिनट में यहाँ तक पढ़ना है भाई अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमको 20 मिनट के दरमियान पढ़ना है पूरा। अच्छा, तो इसके लिए पर्याप्त अपने पास 20 मिनट है, ठीक है। इसके लिए अपने लिए 20 मिनट है और इसके लिए 20 मिनट है। तो यहाँ तक अपने को देखना है कुछ, बस देखो 10 मिनट और अपने पास, और ये 4 पेज पढ़ने फटाफट से रीड कर लेते हैं, बस गो थ्रू हो जाते हैं। देखो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के उपनाम क्या है? देखो हल्का हल्का जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं फटाफट से रीड कर लेती हूँ ना। तो परंपरागत प्राचीन अनुबंध, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको थोड़ा सा वैल्यू देंगे, जो नहीं इंपॉर्टेंट उनको थोड़ा सा फटाफट से पढ़ेंगे। अन्य प्रकार के सिद्धांत परंपरा प्राचीन अनुबंधन है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिवादी, प्रतिस्थापक, क्लासिकल उद्दीपन, अनुक्रियात्मक अनुबंधन, साहचर्य, एस अनुबंधन है, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब अस्वाभाविक, ये अर्थ तो बन जानते हैं आप। घंटे देखो क्या होता है कि इसमें स्वाभाविक और स्वाभाविक 2 प्रकार की अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति भी आप स्वाभाविक प्रतिक्रिया करवा देते हो कुत्ते से, ये होता है। पाउलो इवान पेट्रोस पाउलो माने जाते हैं, रूस को 1904 में इन्होंने पाचन के पर नोबेल पुरस्कार पाया था, और अनुकूलन इनको गोचर के पितामह भी कहा जाता है। देखो ये प्रोसेस जान लेते हो। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्रोसेस में कुछ नहीं है। आप पहले घंटी बजाओगे तो बच्चा भोजन दोगे तो कुत्ता लाग जाएगा। यहाँ पे आप भोजन भी दोगे, घंटी भी बजाओगे तो कुत्ता लाग जाएगा। यहाँ पे सिर्फ घंटी बजाओगे तो कुत्ता लाग जाएगा। और जब जो भोजन है ना उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। भोजन को मूल उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंध उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, इस सब नामों से जानते हैं। और जो घंटी उनको अलग अलग नामों से घंटी करते हैं, उद्दीपक, अनुबंध उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, इन सब नामों से जानते हैं। भोजन को इंग्लिश में कहोगे तो यूएसआर, अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट्स कहोगे, और घंटी को कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट्स कहोगे, सीएस कहोगे, और लार को क्या कहोगे? अनकंडीशनल रिस्पांस कहोगे, जो भोजन के कारण आ रही है, और जो घंटी के कारण आ रही है उसको कंडीशनल रिस्पांस कहोगे, यानी सीआर कहोगे, ठीक है। तो मैंने आपको मोटा मोटी बताया। नोट में देखो केवल घंटी के उपस्थिति पर लार टपकना क्या कहलाता है? संबंध प्रतिक्रिया कहलाता है। विलोपन क्या कहलाता है? जब लगातार सीएस को उपस्थित किया जाता है ना तो सीआर बंद हो जाती है। मतलब लगातार आप सिर्फ घंटी बजा रहे भोजन नहीं दे रहे हो, लार नहीं रहेगा होता, ये बात है। और अनुबंधन प्रकार कितने तरीके से आप मतलब अनुबंधन के प्रकार जानो ना। एक सकाली होता है, मतलब कितने तरीके से घंटी बजाओगे और भोजन दोनों साथ में दोगे, मतलब किस तरीके से करोगे, पहले घंटी पहले भोजन, कितनी गैप रखोगे, इसको अनुबंधन के प्रकार कहते हैं। सकाली अनुबंध है, विलंबित अनुबंध है, अवशेष अनुबंध है, पश्चिम। देखो सकाली में क्या था? घंटी और भोजन दोनों साथ में दिए जाते हैं। विलंबित में क्या किया जाता है? सीएस तथा यूसीएस से शुरुआत तथा अंत दोनों पहले होते हैं। सीएस की मतलब सीएस की यानी भोजन की शुरुआत आप घंटी से करोगे, घंटी की शुरुआत पहले आप भोजन से करोगे, मतलब पहले भोजन दोगे आप। और अवशेष अनुबंध में क्या होता है? इसमें भी सीएस यूएस से पहले, यूएस से पहले मतलब पहले घंटी बजाई जाती है। सीएस की यूएस से शुरुआत, यूसीएस से शुरुआत। यूसीएस मतलब क्या है? अनकंडीशनल घंटी से शुरू करोगे यहाँ पे भी, यूसीएस से पहले, लेकिन समय अंतराल अधिक होता है। यूसीएस से शुरुआत करोगे मतलब किससे शुरुआत करें पता है? यूसीएस से अनकंडीशनल यानी भोजन से शुरुआत करें। यहाँ पे अवशेष में किससे शुरुआत करोगे? सीएस यूसीएस से पहले, मतलब यहाँ पे कंडीशनल से घंटी से शुरुआत करो, ठीक है। यहाँ भोजन से करोगे, घंटी से। देखो भोजन से शुरू कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे घंटी से शुरू कर रहे हो, ओके। देन पश्चिम में अनुबंधन क्या होता है? यूसीएस सीएस से पहले दिया जाता है। यूसीएस यानी कि भोजन पहले दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन पहले दिया जाता है। और नोट, इस सिद्धांत में उद्दीपन, सामान्यीकरण और व्यवस्थित संवेदीकरण और अनावृत तथा विभेदन पल दिया जाता है। तो यहाँ पे भोजन पहले दिया जाता है, यहाँ पे भोजन पहले दिया, बीच में घंटी आ जाएगी। पहले भोजन बीच में घंटी, क्योंकि यूसीएस मतलब भोजन है। यूसीएस से शुरुआत मतलब कि भोजन, और यूसीएस सीएस से पहले मतलब भोजन। तो ऊपर नीचे भोजन पहले देंगे और बीच में घंटी पहले बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया मोटा मोटी ऊपर नीचे क्या है। तो विलंब है, निरपेक्ष में बीच में अवशेष वगैरह ध्यान, बीच में आ रहा है ध्यान। फटाफट से पढ़ लेते हैं। अनुकूल अनुकूल प्रबंधन करने कारकों से प्रेरक है, उत्तेजकों के बीच संबंध का प्रभाव, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति है, देन नियंत्रित वातावरण है, मानसिक स्वास्थ्य, लिंग का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, किसका प्रभाव पड़ता है अनुबंधन पर? आयु का है, विलोप का, सामान्यीकरण, साहचर्य। पाउलो के सिद्धांत की कुछ शब्दावली आ जाती है। जैसे उत्तेजना किसको कहते हैं? तटस्थ अनुबंधित सीएस तथा यूसीएस के साथ उपस्थित करने पर सीएस प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। और आंतरिक अवरोध किसको कहते हैं? बार बार आप घंटी बजाओगे तो ये कुत्ता लाल बंद कर देगा, इसको आंतरिक अवरोध कहते हैं। बाह्य अवरोध किसको कहते हैं? इसके अनुसार सीखने के दौरान
के साथ नया उद्दीपन दिया जाता है तो सीखने की गति धीमी हो जाती है, जैसे घंटी व भोजन के साथ किसी गाड़ी की आवाज है ना, तो इसको बाह्य अवरोध कहते हैं, मतलब कोई दूसरी आवाज आ गई। उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक का क्रम क्या हो जाता है कि समय का अंतराल अधिगम को प्रभावित करता है। अंतराल अधिक होने पर सीखना कमजोर हो जाता है, तो ज्यादा गैप नहीं रखनी। उसके बाद उद्दीपन सामान्यकरण, बहुत सारी घंटियां बज जाता है ना तो कुत्ता कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको जनरलाइज करना कहते हैं। हर घंटी पे लग जाएगा, विभेदन पता चल जाएगा उसको कि मेरी भोजन वाली घंटी है और ये मोबाइल की घंटी। उच्चकोटि अनुबंधन यानी ना सिर्फ घंटी से बल्कि मान लो चहलकदमी से भी, उस व्यक्ति की चहलकदमी से भी लाल गिरना शुरू कर देगा। विलोपन किसको कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप घंटी घंटी बजाओगे तो कुत्ता भी लाल गिरना बंद कर देगा। आप भोजन निर्माण करोगे तो कुत्ता लाल गिरना बंद कर देगा। पुनः इसको उसके बाद स्वतः पुनः अचानक से कभी घंटी बजी ना तो लाल गिराना शुरू कर देगा। विलोप को कुछ समय बाद जब सीएस दिया जाता है तो फिर से कुत्ता सियार कर देता है, मतलब सियार दे देता है। वो पुनर्वलन किसको कहते हैं? पावलो के सिद्धांत भोजन है। और आवासिक अनुबंधन किसको कहते हैं? प्रयोगात्मक परिस्थिति में पूर्व अनुभव के कारण अपने आप लाल स्राव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आवासिक पुनर्वलन मतलब अपने आप अचानक से कुत्ते के मन में पता नहीं क्या लाल गिराने लग गया। अनुबंधन अनुक्रिया की विशेषता क्या होती है? विशिष्ट केवल उद्दीपन से उत्पन्न होती है, ऐसा ही होती है, संपूर्ण पर आधारित होती है। बच्चों में अनुबंधन जल्दी होता है, लड़कियों में जल्दी होता है। अनुबंधन अनुक्रिया बच्चों में जल्दी हो जाती है। और अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन के प्रकार कितने होते हैं? एक तो प्रत्यय होते हैं, सकारात्मक होता है, एक विमुखी जिसको नकारात्मक भी कहते हैं। शिक्षा में क्या उपयोगिता है? ये सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार व उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करने, सुलेख व कुछ अक्षर विन्यास। देखो अपने को यहाँ तक देखना है विदिन 10 मिनट्स 3 पेज और पढ़ने कितना समय अपने पास? माय गॉड, ओनली 5 मिनट। देखो अब 5 मिनट अपने को सबको पढ़ना है, तो क्या करना होगा अपने को? हमको ये करना होगा कि हमको सिर्फ इन सर्किल को पढ़ना होगा अपने, क्योंकि 20 मिनट में अपने को, ठीक है तो देखते हैं अपन फटाफट से। सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ देख लेते हैं कि शिक्षा में उपयोगिता क्या है? ये व्यवहार है, अनुशासन की भावना है, भाषात्मक विकास है ना, और भाषात्मक विकास है, समूह निर्माण है, आदत है, मानसिक रोगी है, सहायक सामग्री वगैरह है, कदाचारी है, समाज है। सिर्फ सर्किल को पढ़ेंगे। पावलो का पुनरावृत्ति बल देता है, अस्थायी है ये। पावलो का सिद्धांत अस्थायी है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र से जुड़ा हुआ प्रतिरक्षक तंत्र पहले पढ़ा रखा है ना तो समझ आएगी चीजें, इत्मीनान रखो। और तीसरे में क्या आएगा? पुनर्बलन का सिद्धांत है, तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। आवश्यकता, अवकलन है, सबलीकरण है, चालक न्यूनता सिद्धांत है, यथार्थ है, परिष्कलन है, इन सब नामों से जाना जाता है। एसओआर कौन किसने दिया? पुनर्बलन का हल नहीं दिया, एसओआर सूत्र को हल नहीं दिया है। उसके बाद शिक्षा में उपयोगिता क्या है इसकी? शिक्षा में उपयोगिता है कि प्रोत्साहन है, मतलब प्रेरित करता है बच्चे को। और सिद्धांत की विशेष बातें क्या है कि ये कुछ गणित के नियमों से जुड़ा हुआ है। और हल के मध्यवर्ती चरण में क्या आते हैं? चालक है, आदत है, सब पूर्ववर्ती चरण में क्या आते हैं? और सिद्धांत की विशेष बातें क्या है? गणित से जुड़ी हुई बातें। हल के नियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अजीब अजीब से कोई खास बातें है नहीं हल के नियम में। अब यहाँ देखो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? ये हल ने दिया। बहुत सारे नाम है इसके, सक्रिया है, अनियमित के साधन है, ये सब। और इन्होंने अब यहाँ जाता है इन्होंने किताब भी लिखी है और प्रभाव का नियम को बदल चूहों पर कराया, इन्होंने किताबें भी लिखी है, ह्यूमन बिहेवियर और द ह्यूमन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यहाँ आ जाएगा श्रृंखला, वंचन, शेपिंग, सन्निकट। ये किसको कहते हैं? श्रृंखला किसको कहते हैं? वंचन किसको? शेपिंग, सन्निकट किसको कहते हैं? पहले पढ़ रखा पर ये सब जानना है, हमको पता करना है। और यहाँ आ जाएगा अपने पुनर्बलन के प्रकार कितने होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या? टीवी रिमोट ये सब चलाना हो तो इसकी बुरी बात क्या है कि ये यांत्रिक बोध है। बाकी यहाँ विशेष तथ्य क्या आ जाते हैं? देखो मैग्नीज प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है। पुनर्बलन का इन्होंने ना कुछ पुनर्बलन के प्रकार बताया, 2 प्रकार का, सकारात्मक, नकारात्मक। उसके बाद पुनर्बलन की अनुसूचियां बताइए। एक तो होता है अंतराल वाला, एक अधिगम वाला होता है। ये भी एक सतत होता है और एक आंशिक, एक निश्चित होता है, एक परिवर्ती होता है ना। ये अंतराल और अनुपात वाला भी अपने आप में 2 भागों में बटा है, निश्चित और परिवर्ती, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें बताई इन्होंने, पुरस्कार, उपेक्षा, पलायन, दंड, मतलब कुछ 8 कैटेगरी बताई। देन पावलो इसके में अंतरपन जानते हैं। पावलो मतलब इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए, मतलब जानवरों पे किया गया और ये इंसानों पे किया गया। इसके नहीं ये बात नहीं है, यहाँ पे कुछ और था यहाँ पे, तो मतलब बहुत बेसिक अंतर इसमें आप फीडबैक को महत्व देते हैं, इसमें फीडबैक को महत्व देते हैं। मेन अपन यही ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस अब 2-5 मिनट देख लेते हैं, है ना। और स्किनर को इन्होंने कुछ किताबें लिखी, स्किनर ने 10-15 किताब, मतलब ये 5-7 किताबें लिखी स्किनर ने। क्यों बता रही? क्योंकि इससे पहले पढ़ चुके थे मैं, फटाफट बस गो थ्रू हो रहे अपन कि ये हमने पढ़ा है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू हो जाइएगा। तो अपने संयुक्त अनुबंध का सिद्धांत ये गुथ्रू के द्वारा दिया गया था ना, एडविन गुथ्रू के द्वारा। और इसमें यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे ना गुथ्रू ने आदत को छुड़ाने की 3 विधियां बताई। सीमा है, थकान है, परस्पर। और व्यवहार संज्ञान, देखो व्यवहार जानवरों पर किए गए प्रयोग है और संज्ञानवाद में मानव पर किए गए प्रयोग है। व्यवहार मतलब करके सीखने को बल देता है, संज्ञानवाद बार-बार करने को नहीं, एक ही बार में सही से करो। संज्ञानवादी सिद्धांत में देखो कितने तरीके के सिद्धांत होते हैं, जिन पियाजे के सिद्धांत है यहाँ पे। ये तो कुछ सामान्य सी बातें हैं संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में, कि दिमाग पर बल देता है, हमारे मानसिक क्रियाओं पर बल देता है, इससे कुछ खास बातें है नहीं। कौन से सिद्धांत इसमें? कोट लेविन का अंतर्दृष्टि का, बांडूरा का, टोलमैन, सब सिद्धांत आते हैं। पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, पियाजे ने बहुत सारी किताबें लिखी है। देखो स्टडी पे लिखी है, बच्चे की इंटेलिजेंस पे लिखी है, लैंग्वेज पे लिखी है, ऑर्गेनिज्म पे लिखी है, और इस तरीके से बहुत सारी किताबें लिखी है। और फिर इन्होंने स्कीमा कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने आत्मीकरण और समाज संतुलीकरण, ये सब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। अब पियाजे की विशेष बातें क्या है? देखो पियाजे की कुछ 4 अवस्थाएं बताई। पहली ज्ञानात्मक है, दूसरी बस यही तो पढ़ना था ना, चलो हो गया अपने तो, बस ज्ञानात्मक अवस्था बताई पियाजे ने। उसके बाद दूसरी अवस्था अपने आ जाती है, बस यहाँ ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पहले अवस्था को उन्होंने 6 भागों में बांटा, कौन सी? प्रतिवर्त क्रियात्मक की अवस्था और वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था आ जाती है, गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था है, इसकी मेटा है। उसके बाद तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था आ जाती है, मानसिक द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था आ जाती है। इस तरीके से कुछ अवस्थाएं बताई इन्होंने, ठीक है।
तो ये हमारी 6 अवस्था हो जाती है। और विशेष बात है क्या आ जाती है, ये प्रथम दोष में वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं कई तरीके से बदलती रहती है। प्रारंभ में शिशु स्वयं तक केंद्रित होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि इधर उधर करने की ओर मुड़ जाती है, और अंत में प्रत्यात्मक सदन होती है। बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रिया तथा शारीरिक अंत क्रिया द्वारा होता है, और बालक संवेदना तथा शारीरिक क्रियाओं के बनने से सीखता है। स्वार्थी आत्म केंद्रित होता है, क्रिया तथा उसके परिणाम में संबंध स्थापित करना। बालक में स्मृति, अनुकरण, जिज्ञासा की शक्ति का विकास हो जाता है। बस ये बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। और कुछ स्वयं को वातावरण से अलग करना है, स्थायित्व के गुण का विकास होना है। किसी वस्तु की अस्तित्व तभी तक रहता है जब उसकी आंखों के सामने इसको लगता था पहले बच्चों को कि तभी तक वस्तु जब मैं देख पा रहा हूँ, जब मुझे दिख रही है। वो प्राक संकेतक अवस्था, एक तो प्राक संप्रत्यात्मक होती है और अंतर्दर्शी होती है। इस तरीके से इसको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 38 तक पढ़ी है। ओके, देन अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेज नंबर 39 से कंटिन्यू करेंगे, जो हम आगे तक पढ़ेंगे, यानी कि इस लेसन को अपन पूरा फिनिश करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इस वाले स्लॉट में ना हमने चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करते हुए पढ़ा। हमने ना एक खाली माइंड में बनाया, फ्रेम बनाई कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, कि ये यहाँ पे पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, 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 इस तरीके से देखा हमने, है ना। क्योंकि इस बुक को हम एक सेशन करके अच्छे से ले चुके हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है ना बच्चों, तो इससे पहले वाला सेशन अटेंड करो। ओके।